हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीशियम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स का 4th चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर के डिटेल्स देखते हैं। चैप्टर में पढ़ना क्या है हम लोगों को। तो सबसे पहले टॉपिक है मोमेंट ऑफ अ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है, सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगता है तो वो कितने टाइप के मोशंस हो सकते हैं उसमें। अगर ये बॉडी फ्री टू मूव है तो इसमें ट्रांसलेशन मोशन हो सकते हैं, और अगर बॉडी किसी पॉइंट पे फिक्स्ड है, पाइवोटेड है, तब इसमें रोटेशनल मोशन हो सकते हैं। अब देखिए, कोई भी रिजिड बॉडी है उसमें दो तरह के मोशन होते हैं। अब यहाँ पर दिखाया गया लीनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन कैसे हो सकता है। ये कोई रिजिड बॉल है या बॉडी है, ये फ्री है, ये कहीं फिक्स नहीं है। तो ये अगर हम लोग इसको इस तरफ से फोर्स लगाते हैं, पुश करते हैं, तो ये क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी के अलोंग इसमें मोशन हो सकता है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन। जैसे किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है, अगर वो रेस्ट में है, हम लोग उसको पुश करते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है। सेकंड है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन तब होता है जब बॉडी फ्री टू मूव नहीं है, किसी पॉइंट पे पाइवोटेड है। पाइवोटेड मतलब हो गया जैसे किसी बॉल को अगर हम लोग उसको कहीं पे फिक्स कर देते हैं। यहाँ से मान लीजिए कि हम लोग इस बॉल को किसी एक नेल के थ्रू उस पर फिक्स कर दिए कि यहाँ पर से वो कितना भी फोर्स लगाए तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि इसी पॉइंट पे वो रोटेट हो सकता है। तो इस केस में रोटेशनल मोशन होगा। फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी एट ए सुटेबल पॉइंट। जब किसी भी पॉइंट से, चाहे इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से फोर्स को अप्लाई किया जाता है, तो ये सिंस आगे नहीं मूव कर सकती है तो इसलिए इसी पॉइंट पे ये रोटेट होने लगेगी। देखिए, नीचे से यहाँ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो ये क्या होगी, इस तरह से ये रोटेट होने लगेगी, रोटेशनल मोशन करने लगती है। तो जब भी कोई बॉडी फिक्स्ड होता है किसी पॉइंट पे, तो इसमें फोर्स किसी पार्टिकुलर एंगल पे फोर्स लगाने पे वो उसमें टर्निंग इफ़ेक्ट कॉज करता है, और इसी से रोटेशनल मोशन होता है। ठीक है, अभी इसका जस्ट एग्जांपल है, हम लोग जो डोर देखते हैं हम लोग अपने घरों में, डोर के हैंडल पे हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो वो क्या होता है, डोर के हैंडल पे फोर्स लगाने पे डोर हाफ रोटेशनल मोशन करती है। इस तरह से डोर हाफ रोटेशनल मोशन करने लगती है। तो अगर देखा जाए कि मोमेंट या टर्निंग इफ़ेक्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स को टर्निंग इफ़ेक्ट भी कहा जाता है या टॉर्क भी कहते हैं। तो ये होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको ओ पॉइंट पे पाइवोट कर दिया गया, ये ओ पॉइंट पे फिक्स्ड है। अब यहाँ पर हम लोग ए पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं। तो ए पॉइंट पर फोर्स लगाने पे सिंस ये फिक्स्ड है तो ये आगे तो मूव नहीं हो सकती है। तो ये क्या करेगी, इसको ये इस तरह से, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है और हम नीचे से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये इसको इस तरह से रोटेट करेगी, ये रोटेशनल मोशन आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे ये फिक्स है और यहाँ से फोर्स लगाने पे रोटेशनल मोशन इसमें होता है। अब हम लोग को देखना है कि रोटेशनल मोशन किस किस दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है फोर्स पे, कितना फोर्स, हम लोग जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना तेज़ी से ये रोटेट होने लगेगा। और फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है ये भी मायने रखता है, मतलब फोर्स कहाँ पर अप्लाई होना चाहिए। अगर जो फोर्स हम लोग अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ये इस फोर्स का हम लोग लाइन ऑफ द फोर्स ड्रॉ करते हैं। देखिए, इस तरह से ये डॉटेड लाइन से AP ये लाइन ऑफ द फोर्स ड्रॉ किया गया है, और जिस पॉइंट से पाइवोटेड है उस पॉइंट से इस लाइन ऑफ द फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच ही परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन रहा है, तो OP हम लोगों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना, हम लोगों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो अगर देखा जाए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन इसमें है कि फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी के टर्निंग को कौन दो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच का जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये
ये 2 पॉइंट है। तो इसमें हम लोगों को सिर्फ डिस्टेंस नहीं लिखना है, हम लोग को पूरा ये पॉइंट लिखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन या पाइवोटिक पॉइंट, ये पूरा पॉइंट देना है। नेक्स्ट अब आता है टर्निंग इफेक्ट। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन द अबाउट एन एक्सिस। तो ये क्या होता है, इसी टर्निंग इफेक्ट को किसी एक्सिस के अबाउट जो प्रोड्यूस किया जाता है वो मोमेंट ऑफ फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है या टर्निंग इफेक्ट टॉर्क की वजह से प्रोड्यूस होता है। और ये मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क किसके इक्वल होता है, तो इस फोर्स एंड डिस्टेंस, इसको हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस तरह से लिखा जाता है, फोर्स इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर इसको हम लोग टॉर्क भी लिखते हैं इस तरह से, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पे एक बार क्वेश्चन भी आया था, अगर ये आपको देख लीजिए इस तरह से दिया है, ये शायद 2023 का क्वेश्चन है। 3 फोर्स अप्लाई किया जाता है, 3 इक्वल फोर्स, जैसे यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है और एक फोर्स किसी और डायरेक्शन में मान लेते हैं, एक फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो ये तीनों फोर्स और ये इस ओ पॉइंट सेंटर पे पाइवोटेड है। तो हम लोग को निकालना है तीनों फोर्स अगर इक्वल है तो किस फोर्स से ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोग को सबका लाइन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अगर हम लोग इसका लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकाले, ऐसे है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना होगा। अगर इसका लाइन ऑफ फोर्स देखें तो फोर्स जहाँ इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है उसके उस लाइन को बढ़ाते जाइए और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, और इसका लाइन ऑफ फोर्स, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। तो ग्रेटेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसमें है उसी में मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट होगा, सिंस ये मोमेंट ऑफ फोर्स है जो कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो इसलिए एसआई यूनिट में इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर यूनिट, जिसको अगर हम लोग सीजीएस में लिखेंगे तो सीजीएस में न्यूटन का डाइन होता है, मीटर का सेंटीमीटर होता है, तो डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ एक और देखने वाली बात ये है कि इसमें एक और हम लोगों का होता है ग्रेविटेशनल यूनिट भी होता है, बट वो ज़्यादा हम लोगों को न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में देखने को आएगा, जहाँ हम लोग को दिया रहेगा केजीएफ में दिया रहता है, मीटर केजीएफ मीटर, या फिर जीएफ सेंटीमीटर में दिया रहता है। तो केजीएफ अगर हम लोग देखेंगे फोर्स को, अगर हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट में लेते हैं तो उसको केजीएफ लिखते हैं, और अगर सीजीएस में लेते हैं तो जीएफ लिखते हैं। तो आप चाहें तो ये सब डेटा अच्छे से लर्न कर सकते हैं। न्यूटन मीटर, सिंस न्यूटन का 10⁵ डाइन होता है एंड मीटर का 10⁻² सेंटीमीटर होता है, तो इस तरह से 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से ये सब डेटा भी लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है मोमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है। तो मोमेंट क्या होता है, 2 तरीक़े का हो सकता है, या तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस होगा, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स, यहाँ हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऐसे करके, यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, अगर ये इस पॉइंट पे पाइवोटेड है तो ये इसमें रोटेशन इस तरह से प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हम यहाँ से पुश करें तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, इस तरह से घूम रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी, ये इस तरह से घूम रहा है ना, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, और यही फोर्स अगर हम लोग उल्टे डायरेक्शन में कर दें, इसी फोर्स को हम लोग मान लीजिए यहाँ पाइवोटेड है और हम उल्टे डायरेक्शन में यहाँ पर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, ऐसे करके इधर ऊपर से अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे मूव करने लगेगा। दैट मीन्स इसमें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह की जब हम लोगों को क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होता है तो उसको हम लोग नेगेटिव मानते हैं उसका साइन, और इसको पॉजिटिव, इसका साइन पॉजिटिव लिया जाता है। तो एक तो ये क्लियर हो गया, और ये हमेशा एमसीक्यू में आ ही जाता है कि पॉजिटिव कौन होता है, नेगेटिव कौन होता है, तो यहाँ पर ये हम लोगों को याद रखना है।
तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है। द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका डायरेक्शन जो होता है एंटी क्लॉकवाइज का, ये डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, एंड जो मतलब जो देख रहा है उसके तरफ होता है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और ये क्लॉकवाइज जब मोमेंट प्रोड्यूस होता है तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, दैट मीन्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, अब यहाँ तो ये समझ में आ गया कि टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए न्यूटन मीटर तो होता है, वर्क का भी होता है, वर्क में भी होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो उसको भी हम लोग न्यूटन मीटर लिखते हैं, जिसको हम लोग जूल भी कहा जाता है, लेकिन वो अलग है और ये अलग है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड करता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में इसका रोटेशन होगा। जैसे कि मैंने भी बताया कि अगर नीचे की तरफ से फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, अगर ऊपर की तरफ से लगा रहे हैं तो क्लॉकवाइज है। दैट मीन्स अगर हम लोग सेम फोर्स लगा रहे हैं बट दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, अगर कोई नीचे के डायरेक्शन से लगाया जा रहा है तो अलग मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होता है, और ऊपर के डायरेक्शन से अलग मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा हम लोग एक तो हो गया कि हम लोग चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को हम लोग चेंज करके भी अलग अलग टाइप के मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स इसी पॉइंट पे लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग इधर से पुश करें इस एक्सल को तो ये ऐसे मूव करेगा, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग पुश कर रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज में करेगा। By changing the direction of force shows the anti-clockwise moment produced on a pivoted axle by changing the, तो ये अभी जो बताया इसी का ये है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये डोर होता है, हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों के घर में जो डोर होता है उसका हैंडल हमेशा यहाँ कॉर्नर में लगाया जाता है, दैट मीन्स एक्सट्रीम पॉइंट पे होता है, न कि मिड पॉइंट पे होता है। तो बस ये इसमें डोर का क्या है, ये जो जहाँ हिंज होता है ये समझ लीजिए इसका पाइवोटेड पॉइंट है, और इसके लॉन्ग ये खुलता बंद होता है। हालांकि ये पूरा नहीं 360 डिग्री पे रोटेट नहीं होता है, बट 180 डिग्री पे रोटेट होता है। तो यहाँ पर हाफ़ रोटेशन जो होता है, हाफ़ रोटेशन के लिए हम लोग अगर कम फोर्स अप्लाई करें तो हैंडल यहाँ होता है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाने से, क्योंकि हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम लोगों को फोर्स कम लगाना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ाना होगा, और यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम इसके एक्सट्रीम पॉइंट पे ही आएगा, इसलिए हैंडल हमेशा यहीं पे लगाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है अब इसका कि ऑन फॉर कहा गया सर्कुलर, एक सर्कुलर स्टोन भी होता है जो पहले यूज़ किया जाता था। इसमें क्या होता था कि दो बड़े बड़े सर्कुलर स्टोन होते थे और उसमें एक साइड में ग्राइंडर लगा रहता था। इस तरह से दो स्टोन होते थे, ऐसे करके दो मोटे मोटे स्टोन होते थे, और बीच में एक होल होता था जहाँ से इसमें ग्रेन्स डाला रहता था, और यहाँ पर एक इसको घुमाने के लिए हैंडल इस तरह से लिया रहता था, जिसको पकड़ के गोल गोल घुमाया जाता था। तो इसका भी हैंडल जब घुमाया जाता है तो यहाँ पर इसका लॉन्गर हैंडल बनाया जाता है, ताकि ये जब यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, हाथों से घुमाया जा रहा है, तो ये जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस बड़ा होगा उतना कम फोर्स में ये आसानी से इसको रोटेट किया जा सकता है। तो ये सर्कुलर स्टोन जो है फ्लोर ग्राइंडर है वो भी इसी थ्योरी पे डिपेंड है। दूसरा स्टीयरिंग व्हील भी जो होता है, ये भी इसमें स्टीयरिंग व्हील में देखिए कार के स्टीयरिंग व्हील होते हैं, तो इसको घुमाया जाता है। तो अगर यहाँ से फोर्स लगाया जाता है तो ये इस डायरेक्शन में घूमता है, ऊपर से फोर्स लगाया जाता है तो इस डायरेक्शन में घूमता है। तो फोर्स अप्लाई अलग अलग पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करने से इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। सेम इसी तरह है, स्पैनर है। ये स्पैनर जो होता है जिससे कि किसी भी नट को लूज़ या टाइट किया जाता है, इसका हैंडल हमेशा लॉन्गर रखा जाता है। हैंडल लॉन्गर रखने से क्या होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देखिए नट को अगर हम लोग को खोलना है, ये स्पैनर का हैंडल जितना ज़्यादा लंबा होगा तो हम लोग कम फोर्स अप्लाई करके इसको ऐसे से रोटेट करके हम लोग
ऊपर से ऐसे फंसा के रोटेट किया जाता है। तो जितना ज़्यादा हैंडल लंबा होगा उतना ज़्यादा हम लोगों को कम फोर्स अप्लाई करने पे ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स मिलेगा। दूसरा जैक स्क्रू है। जैक स्क्रू भी इसी थ्योरी पे काम करता है, जिसमें कि किसी भी व्हीकल को या हैवी लोड को ऊपर उठाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कम से कम लोड में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क लिया जाता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कपल पढ़ेंगे एंड कपल के बाद इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी के बारे में पढ़ेंगे एंड इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टिल देन बाय।